हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। तो जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जितने भी हमने एक दो दिन वीडियो बना रहे हैं जो आगामी एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। खास करके इसमें हमने वही प्रश्न रखे हैं जो इनके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं और जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है जिनके आने के ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आयोग क्या है, कई बार जो प्रीवियस एक क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करते रहता है। तो हो सकता है इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिले, और इसी से अगर रिपीट ना भी होते, इनसे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ जाता है कि किस प्रकार से आयोग जो है वो क्वेश्चन पूछता है। तो हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम खास करके जो जेल बंदी रक्षक का होना है, इनकी 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है और होना है। एडमिट कार्ड भी शायद आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, सबके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो उनके लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये 20वीं नंबर की आज सीरीज हमारी रहेगी। इससे पहली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको भी आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर की लगभग मैंने 99% कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है 1-2% कहीं से छूट जाए, नहीं तो मैंने लगभग करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर की भी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और अगर इसकी पिछली वीडियो अगर आपने प्रीवियस ईयर जो आगामी एग्ज़ाम जेल बंदी रक्षक की जो सीरीज चल रही है हमारी, वो वीडियोज़ भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट लेके आते हैं जो आगामी एग्ज़ाम हेतु आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी नई वीडियोज़ आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज के जो पहले जो प्रश्न रखे हैं मैंने, इसमें 4-5 क्वेश्चन जो है वो जो स्थानीय भाषा है, यानी कि उत्तराखंड में कुमाऊं व गढ़वाल वाले क्षेत्र में कुछ जो टिपिकल वर्ड होते हैं जो खास करके वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विभिन्न जो जीव हैं या विभिन्न पदार्थ के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न इसमें रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आगामी पहले, ठीक हो गया, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। ठीक हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से रखे हो, इनके पूछे हुए ही क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। तो आने की इनकी भी संभावना बन जाती है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि कैंचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है। तो कुमाऊनी भाषा में आप लोगों ने देखा ही होगा कैंचुआ जो होता है, ठीक हो गया। तो कैंचुए को यहाँ की जो कुमाऊनी भाषा है वहाँ स्थानीय भाषा के लोग इसको गितौल या गिधौल भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं पे गिधौल भी आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे गिधौल भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। कैंचुए को कहा जाता है यहाँ स्थानीय भाषा में कुमाऊं वाले क्षेत्र में गितौल, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द है। सम्मुख मतलब सामने के लिए, ठीक हो गया। सामने हम हिंदी में कहते हैं कि सामने, तो उसी के लिए जो गढ़वाली में एक शब्द यूज किया जाता है सामने के लिए, वह किया जाता है समणी, ठीक हो गया। कहा जाता है ना कि अपनी समणी, मतलब मेरे सम्मुख, मेरे सामने, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द हो जाता है समणी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्त, ठीक हो गया, यानी कि जो खून होता है उसके लिए कुमाऊनी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ की स्थानीय भाषा कुमाऊनी भाषा में रक्त हेतु एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है लुए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बार, हमारी जो गांव घरों में भी आप लोग अगर कुमाऊनी वाले क्षेत्र में देखते होंगे आप लोगों को कि यहाँ के जो पुराने लोग होते हैं, ठीक हो गया, सयाने जो लोग होते हैं, वह खून को क्या कह देते हैं, लुए करके संबोधित करते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को, ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, ईख को कुमाऊनी भाषा में, मतलब कुमाऊनी में कहा जाता है, ठीक हो गया। ईख यानी कि गन्ना, ठीक हो गया। जो गन्ना होता है उसको जो कुमाऊनी भाषा में जो संबोधित किया जाता है वह उसको कहा जाता है क्या, रिखू। आपने भी देखा होगा, कुमाऊनी वाले लोग शायद इस चीज़ को जानते होंगे। हो सकता है गढ़वाली में भी कहा जाता हो, लेकिन कुमाऊनी में जो ईख होता है, जो गन्ना होता है, गन्ने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है क्या, रिखू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊनी में बेटे को कहा जाता है, यानी कि बेटा, जो बेटा होता है, बेटे के लिए एक शब्द यहाँ पे कुमाऊनी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। वह कहा जाता है यहाँ कुमाऊनी भाषा में चल, ठीक हो गया। चल यहाँ पे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। अगर बात करें चेली, चेली जो होती है वह स्थानीय भाषा में, यानी कि कुमाऊनी की जो भाषा है
चेली कहा जाता है बेटी को, ठीक हो गया। बेटी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कुमाऊनी में चेली, और बेटे के लिए प्रयोग किया जाता है चेल, ठीक हो गया। और अगर बात करें बौजू, बौजू जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है पापा ही, ठीक हो गया। पिताजी के लिए कुमाऊनी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है बौजू, तो बौजू जो प्रयोग होता है वह होता है किसके लिए, वह होता है पिताजी के लिए। अगर बात करें माता जी यानी कि माँ के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है ईजा, ठीक हो गया। ईजा शब्द प्रयोग किया जाता है माता जी के लिए, और बौजू शब्द प्रयोग किया जाता है पिताजी के लिए। चेला कहा जाता है बेटे को, और चेली कहा जाता है बेटी को। उसके बाद अगला प्रश्न है, चींटी के लिए गढ़वाली बोली में शब्द आता है। तो जो चींटी होती है, ठीक हो गया, चींटी के लिए गढ़वाली में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वह कहा जाता है किरमूल, ठीक हो गया। किरमूल यानी कि कुमाऊनी भाषा में भी आप लोग देखते होंगे किरमुल्ली कहीं कहीं पे कहा जाता है, किरमुल्ली यहाँ पे कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में, और गढ़वाली में इसी को चींटी को कहा जाता है किरमूल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर गो, ठीक हो गया। जो ये शब्द है ना, ये आपके एग्जाम में तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको भी आप लोग एक एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त होता है। तो याद, ठीक हो गया, जो कहते हैं ना कि याद आ रही है, ठीक हो गया, किसी चीज की याद आने को जो गढ़वाली शब्द में कहा जाता है वह क्या कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद के लिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है खुद, ठीक हो गया। खुद यहाँ पे प्रयोग किया जाता है याद हेतु, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली में बल्द का अर्थ होता है, ठीक हो गया, बल्द। अब जो शायद गढ़वाली में कुमाऊनी में भी ये बल्द प्रयोग किया जाता है, बल्द शब्द जो है वो कुमाऊनी में भी प्रयोग किया जाता है। जो लोग कुमाऊनी वाले क्षेत्र में से होंगे वो लोग भी समझते होंगे कि बल्द जो कहा जाता है यहाँ पर बैल के लिए, ठीक हो गया, जो बैल जानवर होता है उसके लिए जो गढ़वाली में कहा जाता है बल्द उसको कहा जाता है, ठीक हो गया। और कुमाऊनी में भी इसको बैल को बल्द ही कहा जाता है, ठीक हो गया। कुमाऊनी और गढ़वाली में एक ही शब्द है। और अगर बात करें गाय के लिए, गाय के लिए यहाँ पे क्या कहा जाता है गोरी, गोरी शब्द यहाँ पे गाय हेतु प्रयोग किया जाता है कुमाऊनी। उसके बाद अगला प्रश्न है, रामगंगा बांध को के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो रामगंगा नदी में जो बांध है इस बांध को कालागढ़ बांध कहा जाता है, ठीक हो गया। कालागढ़ जो बांध है वह किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर बना हुआ है कालागढ़ बांध, ठीक हो गया, इनकी पश्चिमी रामगंगा नदी पर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो किसाऊ बांध जो है वह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक हो गया। देहरादून और हिमाचल के बीच बॉर्डर में पड़ता है क्या, किसाऊ बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, देहरादून में ये पड़ता है, ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या है कि प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ के नहीं बताएंगे, हम उसी ऑप्शन को देखेंगे जो उसका सही उत्तर होगा, और जहाँ पे हमको लगेगा कि इसमें कुछ अन्य भी ऑप्शन जो हैं वो बताने योग्य हैं कि उससे रिलेटेड करते हैं, तो उसमें ही हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद शायद ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा कि भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, ठीक हो गया, उस समय के हिसाब से 2016-17 का एक क्वेश्चन रहा होगा। इस हिसाब से अगर बात करें तो उस टाइम पे जो गृह मंत्री हुआ करते थे वह कौन थे, राजनाथ सिंह थे। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक हो गया। और अगर बात करें वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वह कौन है, वह अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और जो राजनाथ सिंह है ये वर्तमान में क्या है, रक्षा मंत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक हो गया। उत्तराखंड में जो स्थित है वह कौन सा है, वह दूनागिरी भी पड़ता है, कामेट भी पड़ता है, बंदरपूंछ भी पड़ता है। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि सभी जो हैं वह जो पर्वत शिखर हैं वह कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं सारे के सारे उत्तराखंड में। उसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी कागज इंडस्ट्री है वह उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में यानी कि लाल कुआं में ये स्थित है। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जो इंडस्ट्री है इसका क्या नाम है, तो जो सेंचुरी जो पेपर प्लांट है वह कहाँ पर है, लाल कुआं में है, ठीक है। सेंचुरी के नाम से है पेपर प्लांट, ये एशिया की क्या है, सबसे बड़ी कागज फैक्ट्री है, इनकी इंडस्ट्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक
जकारिया, ठीक हो गया। रफीक जकारिया क्या थे? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक। ऑप्शन हो जाएगा गो इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल सेना की गढ़वाल में हार कब हुई थी? तो मुगल सेना की गढ़वाल में जो हार हुई थी वह हुई थी 1635 के आसपास। कहीं कहीं किसी किसी किताबों में आपको 1640 भी देखने को मिलेगा, लेकिन यह हुई थी 1635 के आसपास, ठीक हो गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह निभाई थी किसके द्वारा? कर्णावती के द्वारा, ठीक हो गया। रानी कर्णावती ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो मुगल सेना थी उनके ने क्या पराजित करने के बाद क्या कर दिए थे? उनके नाकों को, यानी कि उसके नाक को काट दिया था। उसी के उससे उसको जो संज्ञा दी गई है जाती है वो दी जाती है क्या? नक्कटी रानी, यानी कि रानी कर्णावती को यहाँ पर नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक हो गया, इसी घटना के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह इसमें से होता है क्या? मीथेन गैस बायोगैस का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका को सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो खून का थक्का जब कभी कट जाता है कहीं पर, तो वहां पर जो खून का थक्का बन जाता है वह बनता है किसके कारण? विटामिन के कारण, ठीक हो गया। विटामिन के जो होता है वह हमारे शरीर में खून के थक्के बनाने के लिए क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी कि विटामिन के द्वारा ही क्या बनता है? खून का थक्का बनता है, ठीक हो गया, जब कभी भी कहीं पे कट जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्रा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अल्मोड़ा जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वह प्राप्त हुई हैं किस साम्राज्य से उनका संबंध है? वह है कुनिंद शासन से, ठीक हो गया। कुनिंद जो शासक थे इनके साम्राज्य से संबंधित है क्या? अल्मोड़ा मुद्राएं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? अब इसमें से हमने देखना है कि सही नहीं है कह रहा है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, ये तो क्या है? सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, ये गलत है, ठीक हो गया। उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय राज्य खेल है वह क्या है? फुटबॉल है, जिसको 2011 में क्या किया गया था? राज्य खेल घोषित किया गया था, किसको? फुटबॉल को। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर अन्य को देखें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु जो है वह कस्तूरी मृग है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस को मनाया जाता है। तो जो विश्व कविता दिवस है वह मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, बल्ब आप लोगों ने देखा ही होगा, खास करके जैसे 100 वाट का जो बल्ब होता है, ठीक होगा, उसके जो बीच में जो रोशनी करता है, जो उसका फिलामेंट होता है वह बनाया जाता है किसका? टंगस्टन का, ठीक होगा। टंगस्टन का यह क्या होता है? बनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो जो कालसी का जो शिलालेख है वह किससे संबंधित है? सम्राट अशोक यानी कि मौर्य काल से क्या है इसका संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ठीक हो गया। तो उत्तराखंड देश का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, इनके 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक हो गया। 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगा। और जो लगा था ये लगा था कब? 27 मार्च से लेकर के लगा था ये 11 मई तक, यानी कि 27 मार्च 2016 को ये राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को, ठीक हो गया। थोड़ा छोटा कर सही दिख रहा। तो कितने दिन का लगा था? 46 दिन का ये लगा था। और कब तक लगाया था? 27 मार्च से 11 मई, सॉरी 27 मार्च से 11 मई तक ये लगा था 2016 में। कितने दिन का? 46 दिन। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इनमें से कह रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में से हमने बताना है कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ठीक होगा। इसमें सबसे बड़ा हो जाता है चंडीगढ़। अगर हम बात करें कि वर्तमान में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में क्या है? जो लद्दाख है वह सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है वर्तमान में? लद्दाख हो जाता है। लेकिन इनमें जो दिए हैं इनमें सबसे बड़ा जो है वह कौन सा है? चंडीगढ़ है।
उसके बाद अगला प्रश्न है विजन 2020 का इंडिया दस्तावेज संबंधित है। तो विजन 2020 फॉर इंडिया, ठीक हो गया, यानी कि 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध जो है वह किससे था? आर्थिक विकास से इसका संबंध था। तो ऑप्शन हो जाएगा गो इसका सही उत्तर। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध हो जाएगा आर्थिक विकास से। उसके बाद अगला प्रश्न है लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, वह निम्न में से किसके अभिलेख में निश्चित होता है? ठीक हो गया, यानी कि लुम्बिनी ही जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म स्थान था और महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। तो यह जो शिलालेख से पता चलता है, अभिलेख से पता चलता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है वहाँ पर हुआ था, वह जो पता होता है किससे? अशोक के शिलालेख से। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह कहाँ पर है? रुड़की में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर को। कहाँ पर स्थित है? रुड़की में है। और अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1947 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, भारत स्वतंत्र होने के वर्ष ही, ठीक हो गया। और तब से ही इसने अपना जो कार्य है वह संचालित करना शुरू कर दिया था, इनकी भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को यहाँ पर वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन गो, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उसके बाद अगला प्रश्न है चारण नामक उपनाम से जाना जाता है। तो चारण नामक उपनाम से जो जाना जाता है वह जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को, ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन खो। शिव प्रसाद डबराल को किस नाम से भी जाना जाता है? चारण नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। तो देहरादून का वाडिया हिमालयन जो इंस्टीट्यूट है इसका जो संबंध है वह है वो विज्ञान से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर खो। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो वाडिया हिमालय इंस्टीट्यूट जो है इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 1968, ठीक हो गया। 1968 में इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? देहरादून में, वाडिया हिमालय संस्थान। उसके बाद अगला प्रश्न है ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। तो ड्रिलिंग तकनीकी जो संस्थान स्थित है यह कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर स्थापना की बात करें तो 1978 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है किसकी? ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान की, देहरादून में। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? अब दक्षिण एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत, अगर जैसे इसमें हम देखें नेपाल और भूटान को, ठीक हो गया। तो ये क्या है? हिमालयी देश हैं और छोटे भी हैं, इनसे बड़ा कौन है? भारत है। तो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक नगरीकृत भी कौन हो जाएगा? भारत ही हो जाएगा। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात सन 2011 के जनगणना में था? यानी कि इनमें गैर है, ठीक हो गया। इन सभी में से किसका जो लिंगानुपात है वह सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर बात करें तमिलनाडु का लिंगानुपात अगर 2011 के अनुसार देखें तो इसका लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 995, ठीक हो गया। ये 9 है, ठीक हो गया। कितना है? 995। इसको तमिलनाडु का कितना हो जाएगा? 995 हो गया। तमिलनाडु का कितना था? 995 था 2011 के अनुसार। अगर बात करें उड़ीसा क्या, तो उड़ीसा का जो लिंगानुपात था वह कितना था? कितना है 2011 के अनुसार? वह है 979, ठीक हो गया। 979 किसका है? उड़ीसा का है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का कितना है? बिहार का है 953, ठीक हो गया। 953 किसका है? बिहार का है। और हरियाणा का अगर बात करें तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 879, ठीक हो गया। और भारत का सबसे कम
पूरे भारतवर्ष में सबसे कम जो लिंगानुपात रहा 2011 के अनुसार, वह किसका रहा? हरियाणा का रहा। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखें तो वो कौन सा है? केरल। ठीक है, केरल है। अगर केरल के लिंगानुपात की बात करें तो 1084 इसका लिंगानुपात है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आ जाता है वो आता है पुडुचेरी, और पुडुचेरी का जो है वह कितना है? 1038 है पुडुचेरी का। हो गया, दूसरे नंबर में आता है पुडुचेरी, पहले नंबर पे आता है केरल। और अगर बात करें सबसे अंतिम अगर देखें तो हरियाणा आता है सबसे कम। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो जो रेड क्लिफ लाइन है, इस जो सीमा इसको निर्धारित करती है लाइन, वह करती है भारत और पाकिस्तान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। रेड क्लिफ लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या करती है? निर्धारण करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त है वह हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक हो गया, किसकी सलाह पर? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी सलाह पर निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? हटाया जाता है। इनकी मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसके परामर्श के द्वारा ही राष्ट्रपति क्या करता है? जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने का कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे? वीएन राव जो थे, उनको संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम क्या है? यह है ग्रामीण विकास से संबंधित क्या है? यह एक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर को। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड से अगर लोकसभा की बात करें तो 5 सीटें यहाँ पर हैं। ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 3 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा से संस्थान देहरादून में स्थित है? तो देहरादून में अगर देखें तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान क्या है? देहरादून में है। भारतीय रक्षा अकादमी भी देहरादून में है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लेबोरेटरी जो है ये भी देहरादून में है। तो उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है। यानी कि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग जो निहित है वह है अनुच्छेद 340 के ए या 1 या क में क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता हुई थी काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। 21 जनवरी कब किया गया था? 1953 में किया गया था। किसका? पिछड़ा वर्ग आयोग का की स्थापना की गई थी। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 340 के ए में या क में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी? तो औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी किस पर? वीणा। ठीक हो गया, वीणा वादन में क्या था? वह कुशल था। तो ऑप्शन हो जाएगा गो, इसका क्या सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से यूरोपीय व्यापार हेतु भारत पहले आए थे? यानी कि सबसे पहले आने वाले जो यूरोपीय थे भारत में वह कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर आने की दृष्टि से देखें तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर आए थे कौन? डच। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे। चौथे नंबर पे फ्रांसिस आए थे। उसके बाद आए थे स्वीडन आए थे। ठीक हो गया। और अगर बात करें कि कंपनी स्थापित करने की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ पे कंपनी स्थापित की थी, फिर अंग्रेजों ने की थी और उसके बाद की थी डचों ने। लेकिन आने में आए थे दूसरे नंबर पे, लेकिन कंपनी बाद में स्थापित की थी अंग्रेजों के बाद। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में असम के नेता कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के समय असम के जो नेता थे वह कौन थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक हो गया, ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। दीवान
मुनीराम दत्त क्या थे, असम से क्या थे, ये नेता थे, यानी कि असम से इन्होंने भागीदारी की थी 1857 के क्रांति, इनकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 का, उसमें असम से इन्होंने क्या की थी, अहम भूमिका अदा की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, वह हुई थी बंबई में। ऑप्शन हो जाएगा इसका को सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो इंडियन मिरर जो समाचार पत्र होता है यह कलकत्ता से प्रकाशित होता है 1861 में, हो गया 1861 में कलकत्ता से प्रकाशित होता है, और दो व्यक्तियों के संपादन के द्वारा, दो व्यक्तियों के द्वारा ये संपादित किया जाता है, जो प्रकाशन किया जाता है इसका, किस किस के द्वारा यह किया जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनोहर घोष दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। कहाँ से, कलकत्ता से, किसका, इंडियन मिरर समाचार पत्र का। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य सचिव थे वह कौन थे, अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। ऑप्शन गो हो जाएगा इसका क्या सही। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वह आपके लिए आगामी एग्जाम हेतु तो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक हो गया, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी हो। तो इसका आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है, निम्न में से रेमन मैग्सेस पुरस्कार से संबंधित है। तो रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर, चंडी प्रसाद भट्ट इनको भी मिला है, दीपा जोशी इनको भी मिला है, लेकिन अनिल रतूड़ी इनको नहीं मिला है। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया जाता है। क और ख इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो छोटी लग सकती है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक नज़र आप लोग देखते हैं तो क्या है कि एग्जाम में अगर यहाँ से कुछ भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।